से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन बी मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था और यह भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। अगर बात करें कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज जब भारत आया था तो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, मैं फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक की किस पत्नी ने सबसे ज़्यादा उसे प्रभावित किया था? ठीक है, चंदालिपा, चारुलता, गोमती या फिर करुवकी। इन चारों पत्नियों में से किस पत्नी ने सबसे ज़्यादा अशोक को प्रभावित किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करुवकी। ठीक है, अशोक की एक पत्नी थी करुवकी जिसने अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर जो कि ईरान का सम्राट था उसको पराजित किया था और उसको बाहर निकाला था। ठीक है, किसको हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सेल्यूकस निकेटर, आपको याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके उसको भारत से बाहर निकाला था। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाक्य वंश। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ था? तो एक कपिलवस्तु, नेपाल की तराई में जो है एक कपिलवस्तु जगह है, वहाँ पे एक लुम्बिनी वन है। ठीक है, लुम्बिनी वन है, वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था फ्रेंड्स? तो सन 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जितने भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में फ्रेंड्स बताते चल रहा हूँ आप लोग को, वो सभी नोट कर लेने हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोध गया में। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक, उपनिषद, आरण्यक या फिर अंग? इन चारों में से बौद्ध साहित्य कौन सा है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है। देखिए फ्रेंड्स, त्रिपिटक के 3 अंग हैं। कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 अंग हैं त्रिपिटक के। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और अगर बात करें फ्रेंड्स उपनिषद के बारे में, तो उपनिषद और आरण्यक, ये दोनों है ना, उपनिषद तथा आरण्यक, इनका संबंध वैदिक साहित्य से है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उपनिषद और आरण्यक का संबंध जो है वो वैदिक साहित्य से है। ठीक है, और अगर बात करें अंग के बारे में, तो यह जैन धर्म का साहित्य है। अंग जैन धर्म का साहित्य
अंग है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में यह स्थित है अजंता की गुफाएं, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो राइट आंसर सिंपल यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली में। ठीक है, पाली में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ। देखिए फ्रेंड्स, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वे अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 सन्यासियों को दिया था, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जब भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और देखिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती, एक जगह है, वहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ह्वेनसांग। देखिए फ्रेंड्स, यह चीन का रहने वाला था ह्वेनसांग, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि ह्वेनसांग भारत आया था तो किसके शासनकाल में आया था फ्रेंड्स? तो हर्षवर्धन के, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? बताना है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती थी और इधर आती जाती थी। ठीक है, यानी कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लिपि थी जो कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये तो दाईं से बाईं ओर है ना, लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन सी लिपि थी जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो वहाँ पर आपको सही आंसर करना है ब्राह्मी लिपि को। ठीक है, ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर और दाईं से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिल्क मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। देखिए फ्रेंड्स, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का था? कुषाण वंश का। देखिए, ये जो सिल्क मार्ग है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ये जो सिल्क मार्ग है, यह मध्य एशिया से गुजरने वाला एक व्यापारिक मार्ग है जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत से जोड़ता है। ठीक है, तो यह सिल्क मार्ग बेसिकली जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ओके, और इसका आरंभ कनिष्क ने करवाया था जो कि कुषाण वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो
उस समय के जो सिक्के होते थे वो प्रेम को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल के शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त काल के शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंपल संस्कृत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीवान प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अशोक को दीवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे, ठीक है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको, 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच, जिसे वितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध से? वितस्ता, या फिर एक और युद्ध से इसका नाम जानते हैं हम लोग, हाइडेस्पीच, ठीक है। आपको याद रखना है, सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच 326 ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, जिसको हम लोग वितस्ता या फिर हाइडेस्पीच युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस साम्राज्य का क्या नाम है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मगध। मगध साम्राज्य ने सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, और मगध साम्राज्य के मौर्य शासकों ने इस्तेमाल किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? मौर्य शासकों ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मगध साम्राज्य के मौर्य शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण का श्रेय कुमार गुप्त को जाता है, ठीक है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो कुमार गुप्त के शासन